रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक ही ख़बर पे हम बात करेंगे आइनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से, नंबर गेम के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बड़ा सरप्राइज़ है, अगले 3 दिन का अल्टीमेटम नए चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। मौलाना साहब क्यों बिगड़े हैं ये भी आप देखने वालों को बताएंगे, लेकिन नंबर गेम का जो खेल है वो कैसे मुकम्मल हुआ है, तमाम नुकात की तफसीलात पर प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन कुछ चीदा अहम नुकात में आपके सामने रखूँगा जो कि जुड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे काउंटडाउन का आगाज़ हो चुका है और ये मामला अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। आप नाज़रीन ज़रा तरतीब से देखें कि आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी है जिसको खुर्शीद शाह साहब हेड करते हैं। आज वफाकी काबीना का इजलास भी 11 बजे के बाद बुला लिया गया है, यानी पार्लिमानी कमेटी का इजलास काबीना के इजलास से पहले होगा। सेनेट का इजलास 2 बजे के बाद जुमा नमाज के बाद बुला लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा और कल जो हुकूमती सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उनकी जानिब से दावा किया गया था कि जो आइनी तरमीम है वो हो सकता है कि आज के दिन जुमे के दिन जो है वो कौमी या सेनेट के ऐवान में जो है वो पेश कर दी जाए। अब आज की इस हैपनिंग से पहले जो रात गए जो मुलाकातें होती रहीं जिसमें पीटीआई का डेलीगेशन, आज मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैं पस मंज़र के तौर पे चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। खबर अभी आगे आनी है और आ रही है, खबर अभी थोड़ी देर में आ रही है, चंद सेकंड के बाद आ रही है। मौलाना साहब के साथ मुलाकात की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, असद कैसर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौर साहब थे, मौलाना की तरफ से कामरान मुर्तज़ा थे, अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे और अब्दुल वासिर साहब थे और बाकी मौलाना की जमात के जो सीनियर क़यादत वो भी मौजूद थी। मौलाना साहब ने इस मुलाकात के बाद जो मीडिया पे गुफ्तगू की है उसमें मौलाना साहब के जो चंद बातें थीं उससे बज़ाहिर ऐसा लगा है कि मौलाना साहब अभी भी मुकम्मल तौर पे हुकूमत के साथ नहीं, बल्कि मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए जिसमें मौलाना साहब ने कहा कि हमारे एक रुकन को अगवा कर लिया गया है और सुबह तक अगर सूरत हाल तब्दील नहीं होती तो फिर अपना फ़ैसला करेंगे, ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। अब ये जो नाज़िम मामला है अपना कि मौलाना साहब ने दावा कर दिया है कि हमारे एक रुकन को अगवा कर लिया गया है, इस हवाले से नाज़िम आपको बताते चलें कि वक़ार सत्ती साहब ने रात का एक ट्वीट किया था जिसमें उनकी जानिब से, बाद में तो वैसे तो मौलाना साहब की जमात ने भी एक बयान जारी करके ये तरदीद कर दी थी कि उनकी पार्टी में किसी किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना है, लेकिन वक़ार सत्ती साहब ने यह ट्वीट किया था कि 26वें आइनी तरमीम के मामले पर कहानी नया मोड़ ले रही है, JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इतलात हैं। और फिर उन्होंने ये लिखा कि JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है जिसमें 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं, जबकि इसमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। ज़राए का कहना है कि JUI के कुछ अरकान पार्लियामेंट समझते हैं, यानी मौलाना साहब की जमात के कुछ अरकान ये समझते हैं कि पार्टी को अदालती इस्लाहात की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि PTI के हाथों मौलाना साहब को ब्लैकमेल होना चाहिए। मौलाना साहब की जमात के तर्जमान असलम गौरी साहब ने बहरहाल इसके बारे में ये कहा है कि पार्टी के तमाम अरकान से हमारा रब्ता है, हमारे 8 MNAs हैं, 5 सेनेटर हैं, अभी तक सिर्फ एक सेनेटर अब्दुल गफूर से रब्ता नहीं है, बाकी तमाम के साथ रब्ते में हैं। और ये भी असलम गौरी साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अरकान पर वाज़ह किया है कि 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन होगी उसको आपने फॉलो करना होगा। अब नाज़िम पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि मैंने डायरेक्शन जारी कर दी है कि 63A को जहन में रखा जाए, जो पार्टी के अरकान हैं, अगर पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ आप वोट करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ जो है 63A जो है वो इन्वोक कर दिया जाएगा। अब 63A में आपका वोट गिनती में शुमार होगा।
मौलाना साहब जो 63A की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, जब शहबाज शरीफ साहब उनके पास पहुँचे, जब बिलावल ज़रदारी साहब पहुँचे, इस मुलाकात में भी मौलाना फजल रहमान साहब ने यह तकाजा किया कि मेरा एक रुकन बाजियाब करवाया जाए। जब तक मेरा एक रुकन बाजियाब नहीं हो जाता, तब तक किसी किस्म की बात नहीं होगी। यानी मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर बिगड़ गए हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब बात करें कि हमारा एक रुकन जो है वो अगवा कर लिया गया है, उसको बाजियाब कराया जाए। पीटीआई कह रही है कि हमारे अरकान के घरों पे रेड किए जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। असद कैसर साहब क्या कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए की ऑफर कर दी गई। लेकिन नाज़रीन, जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अब आप बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुन लें। बैरिस्टर गौहर साहब ने कल ये दावा किया, और दावा भी किया बावसूख ज़राए से। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा कि बावसूख ज़राए से मेरे पास खबर है कि इस आईनी तरमीम में 7 हुकूमती अरकान भी वोट नहीं डालेंगे। यानी इतने यकीन के साथ दावा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ये कर रहे हैं। तो इसको आप कंपैरिजन करें, इसका नाज़रीन एनालिसिस करें। अगर तो पीटीआई के लोग टूट के या मौलाना साहब का कोई रुकन पार्लियामेंट या मतलब कौमी असम्बली का सेनेट का वोट करता है, उसके बारे में तो ये कहते हैं कि ये हराम है, ये पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ जा नहीं सकता। लेकिन अगर हुकूमती 7 अरकान अपनी हुकूमत के फैसले के खिलाफ आईनी तरमीम पर वोट नहीं डालते, उसको ये कह रहे हैं हलाल है। ये नाज़रीन, हलाल हराम की जो तकसीम हमने बना रखी है, ये हमारी अपनी सियासी तकसीम है। हालांकि अगर ये 7 अरकान, जैसे कि बैरिस्टर गौहर साहब ये दावा करें कि 7 हुकूमती अरकान वोट नहीं डालेंगे, इनका राइट है। अगर ऐसा है, इनका राइट है, इनकी मर्जी है, वोट डालें हुकूमत के कहने पे, आईनी तरमीम के हक में, आईनी तरमीम के खिलाफ डालें, इनका राइट है। उसका इसके ये जब ये राइट एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। जब इनका राइट है वोट डालना अपनी हुकूमत की डायरेक्शन के खिलाफ, हुकूमती पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ, तो फिर बाकी अरकान को क्यों नहीं? तो ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तो नहीं चलेगा। अभी आप देखें ना कि नून लीग के एक एमएनए थे आदिल बाज़ई, एनए 262 बलूचिस्तान से, वो मुनरफ हो गए। जब बजट पास किया गया, उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भेज दिया। काफ लीग के एमएनए थे मलिक अलियास साहब, उन्होंने भी इनराफ किया पार्टी डायरेक्शन से, उनके खिलाफ चौधरी अपने शुजात अली खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दिया। अब नाज़रीन, असल जो खबर है जो मैंने थंबनेल पे लिखी है कि अगले 72 घंटों में, बड़ी खबर का इम्कान है, 72 घंटे लिखे हैं, 96 घंटे लिखे हैं, वैसे 72 से 96 घंटों में ये बड़ी हैपनिंग हो सकती है, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया है। और वो हैपनिंग है नाज़रीन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। मामला नाज़रीन ये है कि एक तो मसवदा कल मुतफ़िका तौर पे सामने आया, जिसमें ये चीज़ थी, और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं कि मैंने मौलाना साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ज़ुबान दे दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अगर आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो मैं इस नुक्ते के साथ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो बात मैंने, जो ज़ुबान मैंने मौलाना को दी है, उससे पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर मौलाना साहब पीछे हट जाएँ तो फिर बिलावल साहब को उस मसवदे पे, उस नए मसवदे पे आना पड़ेगा जो हुकूमत बना चुकी है, जो हुकूमत ने नया तैयार किया है, जिस पर मौलाना साहब के साथ भी मुशावरत की गई है कुछ ना कुछ, और पीपल्स पार्टी के साथ भी की गई है। यानी पहले जो मसवदा आया था उसमें जुडिशल कमीशन की वसातत से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना था, जुडिशल कमीशन की वसातत से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना था। अब नाज़रीन जो नवा मसवदा आया है उसमें कुछ नई चीज़ें हैं, मैं वो चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें नाज़रीन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो चीफ जस्टिस नया कौन होगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, नया प्रोसीजर क्या बनाया गया है, उसमें 3 दिन का अल्टीमेटम वाला क्या मामला है। 12 रुकनी नाज़रीन एक पार्लिमानी स्पेशल कमेटी होगी, जिसमें 8 अरकान कौमी असम्बली के होंगे और 4 अरकान सेनेट असम्बली के होंगे, और 3 जजेस का पैनल ये बनाएंगे, और इनकी जो मीटिंग होगी वो इन कैमरा होगी। और अगर कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगना है, सेनेट तो मौजूद रहता है, सेनेट का तसलसल बरकरार रहता है, कौमी असम्बली तो की मियाद तो ख़त्म होने के बाद फिर इलेक्शन होता है, लेकिन सेनेट कभी ख़त्म नहीं होता, सेनेट हमेशा मौजूद रहता है। तो इसमें लिखा गया है कि जब कौमी असम्बली मौजूद नहीं होगी और चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला आ जाता है, तो इस सूरत में 12 के 12 जो पार्लिमानी खसूसी कमेटी के अरकान हैं, वो तमाम के तमाम उनका ताल्लुक सेनेट से होगा। लेकिन इसमें अब ये सवाल पैदा हो सकता है
कि ये 12 अरकान जिसमें 4 सेनेट के होंगे और 8 जो है वो कौमी असम्बली के होंगे, जब नेशनल असम्बली मौजूद नहीं होगी तब 12 के 12 सेनेट के होंगे, इनका इंतखाब कैसे होगा? इनका इंतखाब नाज़िम मुतनासिब नुमाइंदगी से होगा। यानी जितनी आपकी जीती हुई कामयाब नशिस्तें होंगी सेनेट में या कौमी असम्बली में, उस एतबार से आपको सीटें, आपके मेंबर इस खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी से होंगे। अब चीफ जस्टिस की जो तैनाती का सवाल है नाज़रीन, उसमें इस नई तरमीम में ये तजवीज़ दी गई है कि 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल इस 26वीं तरमीम के मुताबिक जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी है वो 14 दिन पहले चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से, यानी 14 दिन पहले वो 3 नामों की नॉमिनेशन करके वज़ीर आज़म को भेजेंगे और वज़ीर आज़म उसकी एडवाइस करके सदर साहब को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा देंगे। तो काजी साहब के रिटायरमेंट में तो 14 दिन से कम वक्त बाकी रह गया। यहाँ तो अभी पार्लिमानी कमेटी नहीं हुई, यहाँ तो अभी 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये कमेटी बनेगी, लेकिन यहाँ पे तो जो तरमीम शामिल की जा रही है उसमें 14 दिन लिख दिया गया है। तो क्या अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनने जा रहे हैं? इस हवाले से नाज़रीन कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, मंसूर अली शाह होंगे या जैसे या अफरीदी साहब होंगे, मुनीब अख्तर साहब होंगे, इससे मुतल्लिक ये जो 14 दिन वाली क्लॉज है ये फर्दर आगे आने वालों के लिए रखी गई है। लेकिन जो पहली इस खसूसी कमेटी ने मीटिंग करनी है चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले, यानी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले 3 दिन के अंदर इस पार्लिमानी कमेटी ने नए चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन वज़ीर आज़म को भिजवानी है। यानी आज 18 में हम बैठे हैं, कल 19 अक्टूबर हो जाएगा। आज भी आईनी तरमीम का इम्कान नज़र आ रहा है कि आईनी तरमीम पास करवाई जाएगी। कल का इम्कान भी मौजूद है, अगर कल तक ये मामला चला जाता है तो 19 से आगे 3 दिन यानी 22 अक्टूबर तक, वैसे तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट से 3 दिन पहले तक इन्होंने अपना ये प्रोसेस जो है ये मुकम्मल करना है पार्लिमानी कमेटी ने हर हाल में। और इस कमेटी का इजलास नाज़रीन इन कैमरा होगा और आर्टिकल जो 68 है जिसमें आप जजेस के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते, इस कमेटी के पास जजेस के कंडक्ट पर बात करने का मुकम्मल अख्तियार होगा। और फिर इसको रूल्स बनाने का भी खसूसी कमेटी को अपना अख्तियार होगा। क्योंकि फ़र्ज़ कर लें नाज़रीन, फ़र्ज़ कर लें अब इसमें एक और चीज़ भी आ रही है जो पहले हम सोच रहे थे कि शायद अगर हुकूमत ये तरमीम करती है कि नीचे से किसी जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए तो सुपरसीड होने वाले रिटायर हो जाएंगे, नौकरियों से चले जाएंगे, वो भी इसमें कोई क्लॉज नहीं शामिल की गई। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि नीचे से अगर कोई सुपरसीड होकर चीफ जस्टिस बनता है तो जो सुपरसीड होने वाले हैं वो अपनी जगह पे जज के ओहदे पे बरकरार रहेंगे अनटिल अनलेस अगर वो खुद से कोई फैसला करके अपने ओहदे से रिज़ाइन नहीं कर देते। मज़ीद भी नाज़रीन कुछ अहम प्रपोजल हैं जिसमें एक तो ये है कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल का फिक्स होगा और 65 साल की एज से पहले अगर चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल का मुकम्मल हो जाता है तो वो रिटायर तस्वर होंगे। नाकस कारकर्दगी पे जजेस को घर भेजा जाएगा। आर्टिकल 186(3) का जो अख्तियार है उसको महदूद किया जा रहा है, आर्टिकल 187 के अख्तियार को महदूद किया जा रहा है। और अब ये सब कुछ होगा कैसे, कि ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी? पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ रहा था, अब नाज़रीन ऐसा लगता है कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उसको मतरूक करार दे के आइन के आर्टिकल 191 में अब नया डिवीज़न बनाया जाएगा। और इस नए डिवीज़न में नाज़रीन जो आर्टिकल 184(3) के जो केसेस हैं और आर्टिकल 185(3) और आर्टिकल 186 जो हैं उसमें जो जुडिशल कमीशन है वो इन केसेस के सुनने के हवाले से एक डिवीज़न तश्कील देगा, जजेस को एलोकेट करेगा कि कैसे कौन सा जो मुकदमा है वो कौन से बेंचेस सुनेंगे। यानी आर्टिकल 184(3) के केसेस और आर्टिकल 186 के जो केसेस हैं वो डिवीज़न बेंच की जानिब से जो ऊपर जुडिशल कमीशन होगा उसके तहत बनाए गए जो बेंचेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, वो इन केसेस को सुनेगा। और बाकी जो 185(3) के केसेस होंगे वो बाकी जो 3 रुकनी बेंच होगा, 2 रुकनी बेंच होगा, वो इन मुकदमात को सुनेंगे। और इस नाज़रीन आईनी तरमीम में एक और चीज़ ये भी है, ज़ाहिर सी बात है कि आपने नंबर गेम पूरी करनी है, तो नंबर गेम के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होने जा रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें खतूत भी लिखे गए थे स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जानिब से।
तो आज इलेक्शन कमीशन का ये जो इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का मतवक्के है, जिसमें अगर ये मखसूस नशिस्तें पहले वाली सूरत पे बहाल हो जाती हैं, जैसे नून लीग को मिल गई थी, पीपल्स पार्टी को मिल गई थी, वो वाली पोजीशन बहाल हो जाती है, तो फिर इनके पास काफ़ी तादाद में नंबर पूरे हो जाएंगे। वैसे भी नंबर कहा जा रहा है कि बाय बाय, वैसे भी कहा जा रहा है कि नंबर गेम जो है बाय 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 नंबर गेम जो है वो मौलाना फजल रहमान के बगैर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि इस आईनी तरमीम में हमको वोट करना चाहिए। दावा ये है, हम दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि नंबर गेम पूरे हो चुके, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फ़ैसला ले लेता है तो इस सूरत में भी जो है वो नंबर, हुकूमती नंबर मज़ीद बढ़ जाएंगे, हुकूमती इत्तेहाद के नंबर मज़ीद बढ़ जाएंगे। सरदार अख्तर मैंगल साहब वापस आ रहे हैं इस मुजवज़ा आईनी तरमीम को देखते हुए। उनको भी कुछ शिकायत हैं, उनकी जमात के बारे में कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। ये जो हलाल हराम का कंसेप्ट है, इस पर भी हमें नाज़रीन को सोचना होगा कि अगर उधर हराम है तो फिर इधर कैसे हलाल हो सकती है। अगर लोग टूट के उधर जा रहे हैं तो टूट के उधर से इधर भी आ सकते हैं। ये तो नहीं कि इधर से टूट के उधर चले जाएं तो हलाल है, उधर से टूट के इधर आए तो हराम है। तो ये ऐसा नाज़रीन पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता, मीठा मीठा हप्पा पर कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से भी अगर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक नहीं होता तो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जब भी ये डेडलॉक पैदा होगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अरकान है वो 90 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसमें एक चीज़ ये भी शामिल की गई है कि दोनों ऐवानों में करारदाद के ज़रिए और सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए अगर रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जब भी डेडलॉक पैदा होगा तो जो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान होंगे वो ऐवानों की, कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान के पास की गई रेजोल्यूशन पर जो है उनकी रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी। यानी रीअपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी इसमें वज़े कर दिया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अरकान का। तो देखते हैं पार्लिमानी कमेटी का इजलास, काबीना का इजलास, फिर सेनेट का, फिर कौमी असम्बली का बिल टेबल होता है तो क्या आज ही पास होगा। तो जो भी अपडेट्स होंगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।